स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम HBSC के 2020 के केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम HBSC के 2021 के केमिस्ट्री के पेपर की एनालिसिस कर लेते हैं। जब हमारा होने वाला है उसमें किस चैप्टर से क्या आएगा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो 5 चैप्टर्स फ्रॉम विच ओनली MCQ केम। ऐसे 5 चैप्टर हैं जिनमें से केवल MCQ ही आ रहे हैं। ये 5 चैप्टर मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। इनमें से कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ना 2 नंबर का, ना 3 नंबर का, ना 5 नंबर का। आप इनको अच्छे से देख लेना। इनसे केवल MCQ आएंगे, सिर्फ 1 मार्क्स क्वेश्चंस। ओके, अब हम ऐसे 2 चैप्टर हैं जिनमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड हाइड्रोकार्बन। तो आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो इन्हीं में से करना, क्योंकि इनसे बाहर कोई भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा और इन चैप्टर में से कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे। तो ये आप पहले अच्छे से ध्यान में रख के चलना, उसके बाद में ही पेपर की तैयारी करना। ओके, अब हम 2020 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप पूरा रीड कर लेना, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, उसके बाद में क्वालिटी अच्छी नहीं रहती वीडियो की, फिर अच्छा साफ नहीं दिखता। तो मैं सिर्फ आंसर दिखा रही हूँ और आपको बोल के भी बता दूंगी कि इसका आंसर बी आएगा। ये आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि फिर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, अच्छे से नहीं दिखता। अभी कम से कम दिख तो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी sp3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 6.8 बी ऑप्शन। एक ये वाला क्वेश्चन है ना, ये अच्छे से देख लेना एक बार, ये इंपॉर्टेंट है। और एक वाटर की sp3 होती है, ये भी याद रख लेना। वाटर की हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ ऑक्सीजन sp3। देन क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा +1। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी दिस। देन क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन sp हाइब्रिडाइजेशन। देन क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए Li+, Na+, K+, Rb+। देन 9 के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा B3। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। देन क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा थर्मोडाइनमिकली मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ कार्बन है ग्रेफाइट। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन 4। 12 का आंसर हो जाएगा डी Ra++ मीन्स रेडियम 2 पॉजिटिव। ये बायो के स्टूडेंट्स अच्छे से देख लो, बायो में भी काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये रिपीटेड है, ये पहले भी आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है। मैंने 2019 में आपको सॉल्व करवाई थी। इसमें अगर आपने 2019, 2018 इनकी वीडियो ना देखी हो तो फिर आप वो देख लेना। जो अभी दिखा रही थी 19 था, अब 20 है। 19 और 18 ये मैंने इनकी वीडियो डाल रखी हूँ, 20 की अभी डाल रही हूँ। तो अगर आपने वो ना देखी हो, सॉल्व करवा रखी है मैंने, तो आप वो देख लेना। क्वेश्चन में 14 का आंसर हो जाएगा बी 30.98। ये हमारे सिलेबस से बाहर है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 इनके मोलर मास कैलकुलेट करने हैं। CO2 का होता है 44 अप्रोक्स और CH3 का होता है 16 अप्रोक्स। देन इसको मैंने सोल्व भी कर रखा है, आपको अगर ना आता हो तो देख लेना कैसे सोल्व करते हैं। देन 16 का आंसर हो जाएगा, इसको ऐसे सोल्व करेंगे, पूरा सोल्व भी कर रखा है मैंने। हमें इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना था। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने वाले, तो देख लो एक बार आप कि आयरन का परसेंटेज था 69.9% एंड डाइहाइड्रोजन का परसेंटेज था 30.1%। अब इनके रिलेटिव मोल्स कितने हो जाएंगे, जितना परसेंट दे रखा है डिवाइड बाय उसका एटॉमिक मास। तो परसेंटेज को हमने एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, 1.25 आया। सिंपलेस्ट रेशियो इसको 1.25 से ही डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। अब ऑक्सीजन का परसेंट 30.1 दे रखा है, 30.1%। तो इसमें एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 होता है। रिलेटिव मोल कितने हो जाएंगे, परसेंट डिवाइड बाय उसका एटॉमिक मास। इसका आंसर हो जाएगा 1.88। मैंने कैलकुलेटर में सॉल्व करके लिख दिया है, आप अच्छे से सॉल्व कर लेना। और इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, 1.8 को 1.2 से डिवाइड कर देंगे, 1.25 ही लगा लो लगभग आप। हमने उसमें भी 1.25 से ही किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5। सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ जाएगी, 2 और 3। क्योंकि देखो इसमें तो हम क्या था इसका सिंपलेस्ट रेशियो, इसका सिंपलेस्ट रेशियो तो 1 आया था, है ना। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। और इसमें 1.5 आया है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3।
तो इसीलिए इसका सिंपलेस्ट रेशियो हो गया 2 and 3, पहले वाले का 2 और इसका 3। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा Fe2O3। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें हमें बताने वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, दिस रिप्रेजेंट वेव नंबर। हमें इसकी ये सारी चीजें निकालनी है, सिर्फ हमें टाइम पीरियड दे रखा है 2 × 10⁻⁻10 सेकेंड। अब आपको पता ही है कि फ्रीक्वेंसी 1/टाइम होती है, तो इसको 1/टाइम करके निकाल लेंगे। ये आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अब वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ इज इक्वल टू c/v। c इज स्पीड ऑफ लाइट एंड v नहीं है ये, दिस इज फॉर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे निकाली है और ये लाइट की स्पीड हमें पता ही है 3 × 10⁸। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 × 10⁻²। वेव नंबर 1/वेव लेंथ होता है वेव नंबर। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं क्योंकि कई बार आ सकता है, ये आ सकते हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस। इस पे तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आए। आप इसको सॉल्व कर लेना 1/λ, इसको 1/6 × 10⁻² करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 16.66 आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक्सप्लेन रिलेटिव ऑर्डर ऑफ हेलोजन। हेलोजन का रिलेटिव ऑर्डर ये होता है और इसको हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे होता है। तो टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू accept electron depend upon the electrode potential, and the electrode potential of halogen decrease from H to I। तो ऑर्डर हो जाएगा ये। इसमें आपको मेनली यही बताना था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो फिर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हेलोजन डिक्रीज फ्रॉम F to I, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो टेंडेंसी इंक्रीज होगी। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज 10, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा G0। और R की वैल्यू भी दे रखी है और T की वैल्यू भी दे रखी है। T मीन्स टेम्परेचर, R मीन्स कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। गिवन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू 10 फ्रॉम रिलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K एंड गिव्स फ्री एनर्जी। ये आपको रिलेशन याद रखना है। डेल्टा G0 इज इक्वल टू -log K RT। गिव्स फ्री एनर्जी मीन्स डेल्टा G0 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मीन्स K। इनके बीच में रिलेशन होता है और इस रिलेशन में हम R की वैल्यू पुट कर देंगे, हमें दे रखी है, T की वैल्यू पुट कर देंगे, हमें दे रखी है, और -2.303 इसलिए आया क्योंकि हमने log K लिया है। अगर हम ऐसे लेते log 10 तो log 10 की वैल्यू 1 होती है ना। अगर ये हम यहाँ पर नहीं लगाते तो इसमें हमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती। ये log के कारण यहाँ पे लगा है 2.303। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास सभी की वैल्यू है, तो फिर इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। मैंने कैलकुलेटर में सॉल्व करके लिख दिया, आप अच्छे से सॉल्व कर लेना इसको कि इसका आंसर यही आ रहा है क्या, बस इस फॉर्मूले में पुट करना था हमें। क्वेश्चन नंबर 20, how does H2O2 behave as bleaching agent? This is out of syllabus, not need to do. Then question number 21, explain why sodium less reactive than K। सोडियम K से रिएक्टिव कम कैसे है? सोडियम एंड K आर ग्रुप 1 एलिमेंट, दोनों ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं, हमें पता है। आयनाइजेशन एंड हेल्पिंग अमंग ग्रुप 1 एलिमेंट डिक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप, ड्यू टू विच केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज इन ऑर्डर। इसके ये ऑर्डर हो जाएगा, तो इस ऑर्डर के हिसाब से हम फिर लिख देंगे कि सोडियम लेस रिएक्टिव है K से। इसमें मेन पॉइंट यही था कि आयोनाइजेशन एनर्जी अमंग ग्रुप 1 ऑफ एलिमेंट डिक्रीज होगी जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, और डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी विल इंक्रीज। देन क्वेश्चन नंबर 22 आउट ऑफ सिलेबस, 23 भी आउट ऑफ सिलेबस एंड 24 भी आउट ऑफ सिलेबस। देन क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ Cl2 विद CH4 मीथेन। इसमें आप ऐसे स्टेप्स बना कर लिख सकते हैं कि इनिशिएशन होगा, इनिशिएशन में Cl2 होमोलाइसिस हो जाएगा और फिर इसका आयंस बन जाएंगे, रेडिकल बन जाएगा। इसकी फर्स्ट रिएक्शन ये होगी, फिर प्रोपागेशन, ये प्रोपागेट कैसे करेगी, ये आगे अपने आप को बढ़ाएगी कैसे, इसकी रिएक्शन आगे कैसे चलेगी। तो देखो CH4 के साथ रिएक्शन शो कर रहे हैं, तो CH4
और इसके 2 Cl नेगेटिव थे, 2 Cl रेडिकल आयन ये लाइट की प्रेजेंस में से रिएक्ट करेंगे और CH3 को रेडिकल बना देंगे और इसको HCl बना देंगे। ये ऐसे आगे प्रोपगेट करेगी। और दूसरा प्रोपगेशन का तरीका ये भी हो सकता है कि CH3 रेडिकल जो बनाया CH3 रेडिकल वो Cl2 के साथ रिएक्ट कर जाए और CH3Cl और Cl0 बन जाए। इनमें दिमाग थोड़ना है, कोई भी किसी के साथ जुड़ सकता है। टर्मिनेशन मीन्स आखिर में हमें रेडिकल नहीं मिलने चाहिए, टर्मिनेशन में आखिर में रेडिकल नहीं मिलेंगे, रेडिकल ज्वाइन करके और फिर एक नॉर्मल कंपाउंड बना देंगे जिसमें कोई भी रेडिकल ना हो। क्वेश्चन नंबर 26, ड्रा द सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर्स ऑफ हेक्स 2 इन विच आइसोमर विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाई। सिस देखो, 2 बहनें दोनों एक साथ रहेंगी तो ये एक साथ हैं। ट्रांस हमेशा अपोजिट में रहेंगे, ऐसे याद रखना कि दोनों बहनें एक साथ रहेंगी। तो सिस मीन्स सिस्टर, दोनों साथ साथ हैं, ट्रांस मीन्स अपोजिट में है, ऐसे याद रखना है आपको। और ड्यू टू हायर डाइपोल मोमेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर इज हायर। इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। Then question number 27, what do you know about steam distillation? आप steam distillation के बारे में क्या कहना चाहेंगे? Steam distillation is a process which is applied to separate those substances which are steam volatile and immiscible with water. In the process, steam volatile and form a steam generator. ये काट नहीं रखा, ऐसे ही है। Steam volatile and form a steam generator is passed through a heated flask containing liquid to be distilled. Question number 28, what do you know about inductive effect? Inductive effect क्या है? This is a repeated question. Inductive effect, displacement of sigma electron along a saturated carbon chain whenever an electron withdrawing group is present at the end of carbon chain is called inductive effect. ये 2 टाइप का होता है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट एंड प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। माइनस इंडक्टिव इफेक्ट व्हेन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट, जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसे हम माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल हो गए, ये मैंने लिख रखे हैं, आप देख लेना इसके एग्जाम्पल्स। फिर प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर चेन में लग जाए तो उसे हम प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे। देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मीन्स इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, अब चेन को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, उसमें तो ऐड हो रहा है सब कुछ, तो प्लस आई इफेक्ट, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड, इलेक्ट्रॉन प्लस। इसके एग्जाम्पल्स हैं ये, डी एंड एच मीन्स, डी मीन्स ड्यूटेरियम एंड एच मीन्स हाइड्रोजन। देन क्वेश्चन नंबर 29, justify given reaction that among halogen fluorine is best oxidant and among hydrophil compound hydroiodic ऐसे पढ़ेंगे इसको, HI acid is best reductant। इसको एक्सप्लेन करना है तो फिर इसमें हम ऐसे सारी रिएक्शंस करके दिखा देंगे। आपको पता है फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्लोरीन से, तो फ्लोरीन तो इन सभी से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, तो इन सभी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्लोरीन 2 से ले सकता है लेकिन फ्लोरीन से नहीं ले सकता। ब्रोमीन आई से ले सकता है बट Cl और F से नहीं ले सकता, और आई किसी से नहीं ले सकता। तो ब्रोमीन एंड क्लोरीन डू नॉट आयनाइज F नेगेटिव आयन इनटू फ्लोरीन, दिस इज, तो ये और हो जाएगा F2 Cl2 Br2 I2। हाइड्रोआयोडिक एसिड इज बेस्ट रिडक्टेंट अमंग हाइड्रोहेलिक कंपाउंड्स। HI एसिड है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रिडक्टेंट है। क्यों? क्योंकि रिएक्शंस देखो इसके 2HI H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो SO2 वाटर और I2 रिलीज करेगा। HBr है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो SO4 वाटर और Br2 बनाएगा। आयोडीन कैन ऑल्सो रिएक्ट Cu2 into Cu1 बट ब्रोमीन कांट। आयोडीन रिएक्ट कर सकता है बट ब्रोमीन नहीं कर सकता। आयोडीन रिएक्ट करके ये बनाएगा और इनका ऑर्डर हो जाएगा HI फिर HBr फिर HCl, क्योंकि आयोडीन इससे रिएक्ट कर सकता है बट ब्रोमीन नहीं कर सकता, ना क्लोरीन कर सकता। ये क्वेश्चन
वैसे एज सच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 30, आप इसको देख लेना। और इसमें मैं आपको बताऊं तो इसमें ये तो एज इट इज लिख रखा है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एक ये हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस में मिलेगा, बट आपको सॉल्व करते इसमें उसको केल्विन में जरूर कन्वर्ट करना है। मैं पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख रही थी तब मेरा आ ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट ही नहीं कर रही थी। तो इसका आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद में ये सॉल्व होगा। ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, एन क्या होता है, ओमेगा बाई एम, W बाई एम। W मीन्स मास, जो हमें गिवन मास है, मास जो दे रखा है। M मीन्स मोलर मास। तो गिवन मास बाय मोलर मास उसमें पुट कर देंगे, सब कुछ बाकी हमारे पास है। और यहाँ तक तो देखो, ये तो गिवन गैस का हो जाएगा। W बाई एम ये दोनों चीजें हमें दे रखी हैं, तो ये गिवन मास का, गिवन गैस का हो गया, और ये हाइड्रोजन गैस का हो गया। अब दोनों का P एंड V दोनों सेम है, प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। इसको और इसको इक्वल पुट किया, R से R कैंसिल हो गया, R से R कट गया। अब इसमें T की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने यहाँ पे निकाली थी। T1 ये है और T2 ये है, तो ये इसमें पुट कर देंगे हम। यहाँ पे पुट कर दिए। पुट करने के बाद M1 को एक साइड रखो, बाकी सब कुछ एक साइड, बाद में सॉल्व करके इसको ऐसे लिख देना। देन क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, एक्सप्लेन इन डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ इसका डेफिनेशन क्या है, डिटेल में एक्सप्लेन आप देख लेना कैसे करते हैं। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस, change in enthalpy on dissolving 1 mole of substance in given amount of solvent। ये एंथैल्पी का चेंज है जब हम एक मोल सब्सटेंस को गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। और इसके फॉर्मूला ये हो जाएगा डेल्टा एच सॉल्यूशन एंथैल्पी होगा, मीन्स एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, डेल्टा एच लैक्टिक एंथैल्पी, सॉरी लैक्टिक नहीं आएगा यहाँ पे, एक मिनट, हाँ सर लैक्टिक ही आएगा, डेल्टा एच नॉट लैक्टिक प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन। और देन ये क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन, आप देख लेना। इनमें से बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आ ही नहीं सकते अब की बार। क्यों? क्योंकि अब की बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो चैप्टर 4 और चैप्टर 13 से ही आएंगे, हाइड्रोकार्बन और केमिकल बॉन्डिंग से। तो फिर जो कुछ हैं जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी तो नहीं आ सकता। एक मिनट चेक कर लेना है कौन से चैप्टर से, अभी मेरे को याद नहीं है। pH ऑफ स्केल, हाँ ये नहीं आ सकता क्योंकि चैप्टर 4 और चैप्टर 13 से ही आ सकता है। तो आप ये चेक कर लेना एक बार। ये एसिड बेस से भी नहीं आ सकता। तो आप तैयारी करो ना, तो पहले इसको जरूर याद रखना कि किस में से क्या आएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।